नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ भव्य स्वागत। अगुवाई के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अर्मीनी रहे मौजूद। भारत ने सेशल्स को सौंपा तीव्र गति शक्ति पोत। कल राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि। गुजरात में देश की पहली सहकारी मॉडल टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की टैक्सी सर्विस। कहा, अब ड्राइवर के साथ यात्रियों को भी मिलेगा फायदा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर का हब बनने की ओर उत्तर प्रदेश। जेवर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन और शिलान्यास। योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। अश्विनी वैष्णव ने कहा, बुलेट ट्रेन से जुड़ेगा जेवर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 5 नए पोर्टल की शुरुआत। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन। और पंजाब में वीबी जीरामजी योजना की अधिसूचना जारी। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। 1 जुलाई से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर आज सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अर्मीनी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी को स्कूल की एक छात्रा ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सेशल्स के एक समुदाय और गुजरात के प्रवासी लोगों ने कच्छ का नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और सेशल्स के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। सेशल्स की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स की यात्रा की थी। और 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पूरे जोश और उमंग के साथ स्वागत किया। तमिल वेशभूषा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव तांडव पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। Today I felt so blessed. He blessed me and this is enough for me in life. I'm so happy and I'm blessed. It was so exciting and I feel happy that he was looking at me and everyone else. And when we was dancing, you feel like everyone was watching us, and then like we can enjoy our life like that. And if we in the live or something, if we get older, we can still remember that if we was little, we can dance in front of Modi. I feel so happy because it's like my first time dancing in front of him. So I was feeling happy and I was proud at everyone who did really good. I feel proud and I'm so happy we got this opportunity, everyone else, to dance in front of our dear Prime Minister of India. I'm very proud and very happy. I'm also very happy and super proud. Like, this is the once in a lifetime opportunity and I think we all used it very well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सेशल्स के भारतीय समुदाय ने बेहद खुशी जताई। उन्होंने इस पल को यादगार पल बताया। We are very excited. That's why you can see us all dressed up and holding the Indian flag. We are very proud and we are very proud for him to be here with us in Seychelles also. Seychelles और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग सालों से ऐसा ही है। तो अभी हमारे मोदी जी के आने से
हमारे विश्वास है कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इतना अच्छा लगा वो सबसे मिले, सारे लोग जितने भी इंडियंस सेशल्स के थे जो एयरपोर्ट आए थे उन सब से मिले हैं पीएम। सेशल्स यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के साथ वहां के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया। ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा हरा भरा क्षेत्र है जिसकी शुरुआत 1901 में एक कृषि स्टेशन के रूप में हुई थी। इस बगीचे की सबसे बड़ी खासियत यहां रहने वाले विशालकाय एल्जाब्रा कछुए हैं जो 100 साल से भी अधिक उम्र तक जी सकते हैं। ये कछुए यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कछुओं को चारा भी खिलाया। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आज दुनिया भर के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। ये उद्यान अपनी विविध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें दुनिया भर से लाए गए पेड़ पौधे शामिल हैं। सबसे खास है यहाँ का कोको जेमेर संग्रह जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा बीज देने वाला पेड़ शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के साथ कोको जेमेर का बीजारोपण किया। ये प्रधानमंत्री की पहल एक पेड़ मां के नाम का हिस्सा है। कोको जेमेर एक ऐसा पेड़ है जो केवल सेशल्स में ही पाया जाता है। सेशल्स के सहयोग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उसे एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत सौंपा गया। ये पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंपा। SCGS लेस्पार नामक ये पोत अब सेशल्स के तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पोत से सेशल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत में निर्मित ये पोत तेज गति से गश्ती करने वाली नौकाओं और इंटरसेप्टर जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। इन्हें भारत मित्र देशों को समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बेहद तेज रफ्तार वाले इस वेसल की लंबाई करीब 52 मीटर और क्षमता 1500 नॉटिकल माइल्स है। इसे आधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर एम्बुलेंसेस सहित कई अन्य वाहन भी सौंपे गए। सेशल्स के विदेश और डायस्पोरा मामलों के मंत्री बैरी फॉरे ने दान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की। I wish to express our sincere gratitude to you and through you to the government and people of the Republic of India for the generous donations being handed over today, namely the fast attack craft SCGS L'Espoir, multi-purpose vehicles, laser class sailing boats, ambulances. Prime Minister Modi, the people of Seychelles are very thankful to you. The donations we received today are a testament to the enduring friendship, cooperation, and goodwill that have long characterized the relationship between our two countries. Together, these donations will make a meaningful contribution to key sectors including food security, healthcare, infrastructure development, and maritime security. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन।
और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दी है। ये ड्राइवर्स के स्वामित्व वाली देश की पहली कैब सर्विस है। लॉन्चिंग के पहले चरण में इस सेवा को गुजरात राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात में देश की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल का खास मकसद परिवहन इलाके में सहकारिता को बढ़ावा देना है। भारत टैक्सी को पहले ही कई जगहों पर ट्रायल बेसिस पर लॉन्च किया जा चुका है। आज से भारत टैक्सी ने गुजरात के सभी बड़े नगरों में ऑफिशियली ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर शामिल है। भारत टैक्सी कई जगह पे ट्रायल में लॉन्च हुई है और आज गुजरात में भी इसका फॉर्मल लॉन्चिंग हुआ है। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना भारत टैक्सी भागेगी। हम मैदान में रहकर सेवा के और सहकार के माध्यम से सबके साथ स्पर्धा करेंगे। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टैक्सी ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े मालिक की तरह काम करेंगे। यानी उन्हें कमाई के बेहतर मौकों के साथ साथ अपने काम पर ज्यादा अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे भी मिलेंगे। सरकार का मानना है कि यह मॉडल टैक्सी ड्राइवर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर। भारत टैक्सी देश की पहली ऐसी राइड हेलिंग सेवा है जिसमें टैक्सी ड्राइवर ही इसके मालिक और भागीदार होंगे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म सहकारिता मॉडल पर काम करेगा। इसका मकसद ड्राइवर को कंपनी का हिस्सेदार बनाना है। भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करेगी, जिससे ड्राइवर्स को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मिलेगा। यात्री बाइक, ऑटो और कैब जैसी कोई भी सुविधा को अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं। ड्राइवर्स को बीमा, लोन, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। गुजरात के गांधीनगर से भार्गव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के जेवर में एम्बर ग्रुप की सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। इस सेमीकंडक्टर इकाई को 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही ये फैसिलिटी पूरे इलाके में हो रहे उस विकास का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बन रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी कड़ी में आज यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के जेवर में बनने वाले सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि कभी जंगल राज के रूप में प्रसिद्ध जेवर में आज मंगल राज स्थापित हो चुका है और आज यहां निवेश के अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबर ग्रुप की कंपनी जेवर में 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रही है, जिससे यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ
देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। 6,745 करोड़ रुपए का यह निवेश यहां पे नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, तमाम अन्य एंकर यूनिट को यहां पे स्थापित करने में योगदान देगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि जेवर बुलेट ट्रेन से भी जुड़ेगा और बुलेट ट्रेन चलने से दिल्ली से लखनऊ की दूरी 2 घंटे 10 मिनट और जेवर से लखनऊ की दूरी 1 घंटे 40 मिनट की रह जाएगी। बुलेट ट्रेन दिल्ली से लखनऊ और दोस्तों दिल्ली से लखनऊ हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट में और अपने जेवर से लखनऊ तो 2 घंटे से भी कम 1 घंटे 40 मिनट में जेवर से लखनऊ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग भारत के युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि 2047 का विकसित भारत केवल सपना नहीं बल्कि ठोस नीतियों पर आधारित राष्ट्रीय संकल्प है। उत्तर प्रदेश और भारत में राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा शक्ति और तेजी से विकसित होते हुए बुनियादी ढांचे के कारण और हमारे अश्वनी जी के विशेष प्रयासों के कारण इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम विश्व की एक सप्लाई चेन के स्वाभाविक केंद्र बनने जा रहे हैं। अंबर ग्रुप की कंपनी एसेंट के सर्किट्स जेवर में 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। इसके लिए अंबर ग्रुप ने दक्षिण कोरिया की कंपनी कोरिया सर्किट के साथ साझेदारी की है। इस कंपनी के स्थापित होने से उत्तर प्रदेश के 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ये प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, जेवर, उत्तर प्रदेश। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में नवंबर 2025 में हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। लाल किले के पास हुए इस कार बम धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए ने इस मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट के साथ ही मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। एजेंसी के अनुसार जांच में इन आरोपियों की आतंकी साजिश, हथियारों की सप्लाई और विस्फोटक तैयार करने में भूमिका सामने आई है। एनआईए ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट और फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज उर्फ जफर को आरोपी बताया है। जांच में सामने आया है कि फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद, जो पेशे से डॉक्टर है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े गुट अगू इंटरिम का संस्थापक सदस्य रहा है। एनआईए की जांच में दावा किया गया है कि लाल किला कार बम धमाके की साजिश को अंजाम देने में मुजफ्फर अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एजेंसी के मुताबिक मुजफ्फर ने उमर, मुजम्मिल, अदील और मुफ्ती इरफान के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को तैयार किया था। इस मामले में फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और एनआईए की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। कोलकाता नगर निगम में पार्षद भी विधायकों की राह पर चल पड़े हैं। जावेद खान और संदीप साहा के नेतृत्व में हुई बैठक में 10 से ज्यादा पार्षद शामिल हुए। इससे पहले टीएमसी से कई विधायकों ने इस्तीफा देकर अपना नया दल बनाया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पार्षद भी इसी राह पर चल पड़े हैं। बैठक पर पूर्व महापौर परिषद सदस्य तारक सिंह ने कहा कि मैं जो भी करता हूं खुल्लम खुल्ला करता हूं। हम लोग को तो कुछ लेना देना नहीं, हमको किसी का डर नहीं है। जिसको मर्जी कर लो, अरेस्ट करना कर लो, जेल में डालना डाल दो, जो मर्जी कर लो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून लाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के विचारों को मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगन एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान मोदी जी तो 370-35 হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आ गए। भरोसा रखबेन, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। भाजपा के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वोटों की स्पेशल स्क्रूटनी को लेकर बेवजह शोर मचा रही है। हैदराबाद स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के रिवीजन से किसी भी पात्र मतदाता को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार देता है, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह मतदाता सूची में दर्ज होना कानूनी और चुनावी नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी और मजलिस पार्टी टिप्पणी जो किया जा रहा है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये राजनीति करना चाह रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के माध्यम से किया जाने वाला प्रक्रिया है। जो लोग मृत्यु है 20 साल से ये तेलंगाना के अंदर, उससे सूची से हटाया जाता है। आप क्या चाहते हैं? मृत्यु को भी वोटर बनाना चाहते थे क्या? कोई डुप्लीकेट है, कोई बोगस है, कोई मल्टीपल है, गांव में भी है, शहर में भी है और अलग अलग जगहों में है। उसको आज जो शुद्धिकरण किया जा रहा है सभी दलों के आज एजेंट के समक्ष में किया जा रहा है। ये मजलिस पार्टी को क्यों पेट पे दर? क्या आप घुसपैठियों को भी मतदाता बनाना चाहते हैं क्या? पंजाब सरकार ने वीबी जी राम जी योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया था। इस वर्ष 1 जुलाई से पूरे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में योजना लागू होगी। योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार, आय और विकास के नए अवसर पैदा करना है, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रामीण भारत की भूमिका और मजबूत हो सके। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की। इस दौरान देश के एमएसएमई सेक्टर को नई दिशा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 नए पोर्टल्स की शुरुआत की गई। देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति ने एमएसएमई सेक्टर को तकनीक से जोड़ने के लिए 5 नए पोर्टल पीएम ईजीपी 2.0, समाधान 2.0, पीएमएस 2.0, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 और टेस्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 6.0 लॉन्च किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। बड़ी कंपनियां बाहर से दिखती हैं, लेकिन असल में वो एमएसएमई की वजह से बड़ी हैं। जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके हर इकोनॉमी एमएसएमई सेक्टर के कारण ही आगे बढ़ी है। एमएसएमई सबसे बड़ा योगदान देने वाला सेक्टर है। एमएसएमई दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में कृषि के बाद एमएसएमई रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 8 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं। अगर एक इकाई में औसतन 5 लोगों के रोजगार मिलने की बात करें तो यह आंकड़ा तकरीबन 40 करोड़ तक पहुंचता है। इसलिए एमएसएमई क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। एमएसएमई की जो इकाइयां हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात जिसकी बात कही गई, और अगर एक इकाई में 5 आदमी भी अगर इंगेज होते हैं तो 8-5-40 करोड़ की बात होती है। और वही डाटा में बताया गया है कि 38 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से नियोजन दिया। एमएसएमई के माध्यम से ही हम
पोल्यूशन को भी दूर कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी हम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए इन नए पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को बेहतर सेवा और गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि इन माध्यमों से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और वो वैश्विक स्तर पर सक्षम बन सकें। बहरहाल सरकार की नई पहल से न केवल एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि ये विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस्तीफों की पुष्टि की है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि भाजपा इसे आस्था के मुद्दे पर राजनीति बता रही है। अयोध्या स्थित राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से चल रही सियासी और धार्मिक बयानबाजी के बीच ट्रस्ट ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर आधिकारिक प्रेस से विज्ञप्ति जारी कर इन दोनों बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे प्राप्त होने की पुष्टि की है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। ट्रस्ट ने राम भक्तों को इस बात से भी आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित किए गए आभूषण और उपहार सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। ट्रस्ट ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जब जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात होती थी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग उसे विवादित स्थल कहते थे, लेकिन आज वे सनातन के मान की बात कर रहे हैं। अयोध्या एक आस्था का स्थान है। दुनिया में जितने भी सनातनी हैं दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। देश भर से लोगों ने जिनकी आस्था और विश्वास है दान किया था और अब वह दान चोरी हो गया है। मुझे लगता है कि यह दुखद है, शर्मनाक है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब तक या उसके पहले तक किसी को अयोध्या की सुध नहीं आई और अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की बात होती थी या मंदिर का जिक्र होता था तो इसको वही सब लोग, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग विवादित स्थल कहते थे। तो जब अयोध्या में जो गोली चली कारसेवकों से लाल हो गई, वो कारसेवकों के राम भक्तों के खून से लाल हुई अयोध्या सियाराम धाम कैसे हो जाएगी? अचानक आस्था कैसे जाग गई? 2027 के चुनाव के कारण। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच न केवल सच सामने लाने के लिए जरूरी है, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी अहम मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और ट्रस्ट की आगामी बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH
किचन किंग से अब का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को 1 साल पूरा हो गया है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। यह अभ्यास 24 जून पिछले वर्ष बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। बाद में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरलम, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाता सूची में लगभग 10.2% की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 50.99 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची घटकर 45.81 करोड़ रह गई, यानी 5.18 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। इनमें 66.88 लाख मृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि 63.16 लाख नाम आपत्तियों और जांच के बाद हटाए गए हैं। तीसरे चरण में यह प्रक्रिया 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिसमें कुल 36.73 करोड़ मतदाता शामिल हैं। यह चरण 14 मई से शुरू हुआ था और इसके इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर ना रहे और कोई अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल ना हो। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन का राशन कार्ड या पेंशन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, BRS और अन्य दल इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि वोटर रजिस्ट्रेशन का राशन कार्ड, पेंशन या अन्य सरकारी योजनाओं से कोई संबंध नहीं है। जी किशन रेड्डी ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं और हैदराबाद में रह रहे सभी पात्र नागरिकों से SIR प्रक्रिया में भाग लेने और मतदाता पंजीकरण कराने की अपील की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए दावा किया है कि साल 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था। उन्होंने बताया कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे, तब दोनों के बीच चुनावी जनादेश को लेकर चर्चा हुई। उनके मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि 2014 के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत क्या थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि करीब 3 दशक बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। इस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इससे भी बड़ी बात यह थी कि पहली बार किसी घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को देश की जनता ने सीधे बहुमत के साथ चुना। शर्मिष्ठा के लेख के अनुसार प्रणब मुखर्जी का मानना था कि 2014 का जनादेश केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था, बल्कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का प्रत्यक्ष जनादेश था। इससे पहले अधिकांश चुनावों में प्रधानमंत्री का चयन चुनाव के बाद सांसदों, पार्टी नेतृत्व या गठबंधन की सहमति से होता था।
सीमाओं से परे इंसानी जज्बात, यादों और उम्मीदों से शब्दों में पिरोती लेखक जमशेद की नई काव्य पुस्तक लॉन्गिंग्स अक्रॉस फेंसेस पोएम्स फॉर द नोमैडिक सोल का आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज AK सीकरी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी M पुरी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन ने पुस्तक की संवेदनशीलता और इसके मानवीय संदेश की सराहना की। It's a very wonderful collection of books. It's about humanism. See, the theme of the book is about love, humanity, and how it's a very idealistic way of thinking. We all say Vasudhaiva Kutumbakam. This book is about that. महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET स्थगित कर दी गई है। दरअसल 28 जून 2026 को राज्य भर के 1028 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा होने वाली थी और महाराष्ट्र के पुणे की राज्य परीक्षा परिषद ने यह निर्णय भिवंडी में हुई एक पुलिस कार्रवाई के बाद लिया। 27 जून को मिली गोपनीय सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां कुछ लोगों के पास ऐसे प्रश्न पत्र मिले जिनमें TET परीक्षा से मिलते जुलते प्रश्न थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिषद ने कहा है कि नई परीक्षा तिथि जल्द जारी की जाएगी। ईट फिट डाइजेस्टिव बिस्किट्स को लेकर किए गए जा रहे भ्रामक दावों के खिलाफ उपभोक्ता से मिली शिकायत के बाद फसाई ने SAJ फूड प्रोडक्ट्स को नोटिस जारी किया है। कंपनी ने दावा किया था कि उनकी बिस्किट में 100% आटा है, जबकि जांच में यह तथ्य भ्रामक पाया गया। इसके अलावा कंपनी के कई अन्य दावे भी गलत पाए गए हैं। FSSAI ने कंपनी को 7 दिन के अंदर अपनी सफाई देने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय पाइनएप्पल दिवस के मौके पर दिल्ली में आज से त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 27 से 29 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में त्रिपुरा की प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। त्रिपुरा सरकार द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में क्वीन पाइनएप्पल के साथ साथ अनानास से बने विभिन्न उत्पाद जैसे जूस, जाम, केक, ड्राई फ्रूट्स और कॉस्मेटिक्स आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फेस्टिवल में किसान, उद्यमी और व्यापारी बड़े पैमाने पर शामिल हुए। फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ है और त्रिपुरा के CM माणिक साहा, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और साथ ही त्रिपुरा सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद यहां पर मौजूद हैं। साथ माणिक साहा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? बड़ी बात है, राजधानी दिल्ली आपने मेंशन किया और देश का राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर आज वर्ल्ड या त्रिपुरा पाइनएप्पल फेस्टिवल आज हो रहा है यहाँ पर। तो 2026 में ये हो रहा है। हम लोग इनॉग्रेशन किए और इनॉग्रेशन के पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी मिला और उन्होंने इसका क्या तात्पर्य है वो पूरा बताया उनका मैसेज में। और जिस तरह उन्होंने एस्पायर और इंस्पायर करते रहे। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप CM माणिक साहा साहब को सुन रहे हैं, यहाँ पाइनएप्पल फेस्टिवल में पहुंचे हैं और साथ ही ये 10 फीट का पाइनएप्पल का ट्री है जो कि एक सांकेतिक ट्री है, इसका उद्घाटन भी किया है और ये फेस्टिवल 3 दिनों तक राजधानी दिल्ली में चलेगा। आप भी यहाँ पर पहुँचे अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल राजधानी दिल्ली में जब लगते हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के मौके पर दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके पौत्र NV सुभाष ने उन्हें याद करते हुए उनके योगदान पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर उनका आभार भी जताया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो नरसिम्हा राव जी का 105th बर्थ एनिवर्सरी जो है उनके बारे में एक फ़ोटो जो एग्जीबिशन लगाए
आने वाले पीढ़ियों को एक मोटिवेशन फैक्टर जो है, एक मामूली सी परिवार से भी और दक्षिण भारत जैसे भी आने के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वो नेशनलिस्टिक थिंकिंग जो है उसके बारे में सोचना का एक अच्छा मौका है इसमें। और मोदी जी का बड़ापन है कि सभी प्रधानमंत्री को एक उचित स्थान जो लेना है, क्योंकि एक तीन मूर्ति भवन था पहले, सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री का इतना बड़ा जो म्यूजियम था, और देश के लिए बहुत लोग अपना अपना टर्म में जो प्रयास किए उनके बारे में भी जो बताया है, ये एक स्टेट्समैन है। और भारत रत्न जो सम्मानित जो मोदी जी ने नरसिम्हा राव को दिया है, उसके लिए हम परिवार से हम आभार अपना उनको धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। संजय लंबे समय से कई गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक संजय पीजीआई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। इस वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। देर रात पुलिस को उसके इंदिरा कैनाल रोड पर होने की सूचना मिली। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में संजय को गोली लगी। घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि संजय एक कुख्यात अपराधी था। उसने अंबेडकर नगर, अयोध्या और बस्ती समेत कई जिलों में हत्या जैसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। वो कुख्यात बदमाश दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा था। भारतीय तटीय रक्षक ने आज अपने बेड़े में एक और आधुनिक जहाज शामिल कर लिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित कार्यक्रम में नए तेज गश्ती पोत ICGS अक्षय को औपचारिक रूप से कमीशन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव परमसेन ने जहाज को सेवा में शामिल किया। कार्यक्रम में तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अक्षय नाम का यह जहाज देश के समुद्री हितों की रक्षा, तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव अभियान और समुद्री कानून प्रवर्तन जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह पोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का भी एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जो देश की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत करता है। भारतीय तटीय रक्षक के इस नए जुड़ाव को समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 900 के पार हो गई है, जबकि 3,300 लोग घायल हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा और बचाव कर्मियों की तैनाती 4,200 से बढ़ाकर 11,500 कर दी गई है। भूकंप के झटकों से अस्पतालों और शॉपिंग सेंटर्स समेत सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में लगातार लगे हुए हैं और पूरे इलाके में दुख का माहौल बना हुआ है। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गईं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 10,000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है।
हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक कार्गो जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस घटना के जवाब में अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन भंडारण ठिकानों के साथ साथ तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। वहीं ईरान की ओर से दावा किया गया है कि दक्षिणी ईरान के सिरिक क्षेत्र में एक पियर घाट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इसके बाद ईरानी नौसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हाल ही में हुए संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच मध्य पूर्व में कुछ कूटनीतिक प्रगति के संकेत भी मिले हैं। इजरायल और लेबनान ने इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने और इजरायल को लेबनान से अपनी सेना हटाने की बात कही गई है। हालांकि इसके कार्यान्वयन को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस समझौते से असहमति जताई है। दूसरी ओर ओमान के तट के पास हुए जहाज हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने की बात दोहराई है और खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ न देने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यह हालिया समझौते का उल्लंघन है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने शनिवार को दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। IRGC ने बताया कि उसने ये कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरान में किए गए सैन्य हमलों के जवाब में की है। इस जानकारी की पुष्टि ईरान के राज्य टेलीविजन ने भी की है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने बताया था कि उसने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं अमेरिका ने इस हमले को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक अमेरिकी कार्गो जहाज पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई बताया था। इसका आरोप यूएस ने ईरान पर लगाया था। फिलहाल लगातार जवाबी कार्रवाइयों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और खाड़ी क्षेत्र में हालात फिर से अस्थिर हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। रूबियो ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन अगले वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की तैयारी कर रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के करीब बताई जा रही है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने भारत को अमेरिका का बेहद करीबी साझेदार और सहयोगी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि क्वाड समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कि एक और उच्च स्तरीय बैठक जल्द ही होगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। और आइए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो कि फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई हैं। फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रहे सबसे छोटे देश कैप वर्डे का स्वप्निल अभियान जारी है। कैप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला और इसके साथ ही विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया। कैप वर्डे ने ग्रुप एच में अपने तीनों मैच ड्रॉ कराए, जिससे वो स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर रहकर आगे बढ़ने में सफल रहा। इस ग्रुप में उरुग्वे और सऊदी अरब 2-2 अंक ही हासिल कर पाए और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा द्वीपीय देश केप वर्डे फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहली बार खेल रहा है। केप वर्डे ने अपने पहले मैच में 2010 के चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था। इसके बाद उरुग्वे के खिलाफ पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच 2-2 से बराबर किया था। केप वर्डे राउंड ऑफ 32 में 3 जुलाई को मायामी में गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना करेगा। स्पेन ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एच के अपने अंतिम मुकाबले में उरुग्वे को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया।
वहीं इस हार के साथ उरुग्वे का विश्व कप अभियान ग्रुप चरण में ही समाप्त हो गया। इस मैच में स्पेन के लिए मैच का एकमात्र गोल एलेक्स बायना ने 42वें मिनट में किया। फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से करारी मात दी। इस शानदार जीत के साथ बेल्जियम ने ग्रुप जी में शीर्ष पर रहते हुए अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फीफा विश्व कप में ईरान और मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के साथ मिस्र की टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचने में सफल रही। और केरलम की लंबी कूद की खिलाड़ी एनसी सोजन ने एनसी सोजन जिनका नाम है, उन्होंने दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय खेल जगत में एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान एनसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। 25 वर्ष की एनसी ने 6.88 मीटर की कूद लगाई। पेरिस विश्व चैंपियनशिप 2003 की पदक विजेता अंजू का रिकॉर्ड 6.83 मीटर का था, जो उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में बनाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स की सबसे सफल खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने 2003 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारतीय एथलेटिक्स को वैश्विक पहचान दिलाई थी। इस प्रदर्शन से उन्होंने न केवल इतिहास रचा, बल्कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। भारतीय भाला फेंक के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में अपने खिताब का बचाव करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की चयन समिति के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। नीरज चोपड़ा सितंबर 2025 में टोक्यो विश्व चैंपियनशिप से पहले पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट से उबर गए हैं। उन्होंने हाल ही में दोहा डायमंड लीग से अपने सत्र की शुरुआत की, जहां उन्होंने 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता 28 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था कि वो अगले 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आईची नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे या नहीं। अब एएफआई ने कहा है कि नीरज राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों दोनों में भाग लेंगे। महिला टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह मुकाबला केवल 2 टीमों के बीच की टक्कर ही नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट की 2 बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें भारतीय टीम पर टिकी होंगी, जो इतिहास रचने और सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने चैंपियन अंदाज को बरकरार रखते हुए एक और जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर मैदान में दिखाई देगी। महिला टी20 विश्व कप में रविवार की शाम क्रिकेट जगत की 2 सबसे मजबूत और सफल टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट के इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मैच न केवल अंक तालिका की तस्वीर बदल सकता है, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी तय कर सकता है। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन के दम पर टीम ने महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत दर्ज की। अब उसके सामने 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है, जिसने पिछले 1 दशक में महिला क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम रखा है। हाल ही के वर्षों में भारतीय टीम ने बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी है और कई मौकों पर जीत भी हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में सकारात्मक मानसिकता के साथ उतरेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का अनुभव टीम की सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है। बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता रखती हैं, जबकि स्मृति मांधना की तकनीकी बल्लेबाजी भारतीय पारी की रीढ़ मानी जाती है। मध्य क्रम में जेमाइमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष मैच का रुख बदलने का मादा रखती हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह पर अहम जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की ताकत उसकी गहराई, आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता है।
टीम के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है, जिसने उन्हें लगातार सफल बनाया है। वहीं भारतीय टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी और मध्यक्रम की बल्लेबाजी पर काफी हद तक निर्भर करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त है। बेथ मूनी, एलिजे पेरी, डेलिया मैकग्रा और एशले गार्डनर जैसी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती हैं। गेंदबाजी में उनकी विविधता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। बात अगर आंकड़ों की करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 38 मुकाबलों में से 27 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि 9 मैच भारत ने जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। वहीं पिछले 5 T20 मुकाबलों में भारत को 2 जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीत दर्ज की हैं। महिला T20 विश्व कप में दोनों टीम कई बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत के लिए जीत से सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है, जबकि हार से अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीद दूसरे परिणामों पर निर्भर हो सकती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी विजयी लय बरकरार रखते हुए नॉकआउट चरण में मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।